नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश डॉक्टर कॉलिंग में। आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। डॉक्टर कॉलिंग के अपने इस कार्यक्रम में आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए और आपके बच्चों के लिए। और आपको पता है कि इस अपने खास कार्यक्रम के जरिए हम अलग अलग बीमारियों के समाधान की बात करते हैं और इसी कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं बच्चों के टीकाकरण की। हर माता पिता की कोशिश ये रहती है कि बच्चे की सेहत अच्छी बनी रहे, लेकिन अच्छे खान पान के बाद भी बच्चे खतरनाक बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं और इन्हीं बीमारियों की रोकथाम के लिए बच्चों को जन्म से ही टीकाकरण जरूरी होता है। बच्चों के टीकाकरण से जुड़ी छोटी बड़ी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी हैं। तो उनसे हम चर्चा करते हैं, जानकारी लेते हैं और आपका भी अगर कोई सवाल है, आप भी इससे जुड़ा कोई सवाल आप हमसे करना चाहते हैं तो आप भी वो कॉल हमें कर सकते हैं। नंबर आपको हम बता देते हैं 011-4321-4321 हमारा नंबर है। इस नंबर को आप डायल करेंगे और उसके बाद सीधी बातचीत आप हमसे कर पाएंगे। डॉक्टर प्रदीप शर्मा जो कि शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, उनसे हम आपका सवाल उन तक पहुंचाएंगे, उनसे आपके सवाल का जवाब हम लेंगे। लेकिन पहला सवाल सर, मैं आपका पहले तो स्वागत करना चाहूँगा और सवाल भी मेरा पहला आपसे यही रहेगा कि बहुत सारी भ्रांतियां लोगों को होती हैं, लोगों को ये जानकारी नहीं होती है कि कौन सा टीका कब लगवाएं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि टीका लगवाने का फ़ायदा क्या है, क्यों लगवाना चाहिए हमें बच्चों का टीका? देखिए, सबसे बड़ा मिथ आपने खुद ही किया कि भ्रांति यही है कि टीका लगवाना ही क्यों चाहिए, क्या ये बचाव करेगा या नहीं बचाव करेगा। डेफिनेटली मेडिकल साइंस ने पूरा एविडेंस है कि वैक्सीनेशन से बचाव होता है। इसका सीधा सीधा आपको उदाहरण दें तो अब हम पोलियो मुक्त हैं। भारत अब एक पोलियो मुक्त है। उसका पोलियो मुक्त होने की वजह सिर्फ यही है कि अथाह प्रयास से हमने हमारे सभी बच्चों को पोरल की दवाइयाँ पिलाई और आज ये हमारा देश पिछले 4-5 सालों से कोई भी पोलियो नहीं है। आप सोचिए, उसका इम्पैक्ट देखिए। पोलियो में हम सब ने देखा होगा, बहुत सारे बच्चे एक तरफ के पैर से अपाहिज हैं, जिंदगी भर वो माँ बाप पे बोझ रहते हैं, देश पे समाज पे बोझ। आज आके इस बीमारी से हमने लड़ाई पे जीत पाई है। इसी तरीके से हर टीके का अपना एक महत्व है। बहुत सारे टीके बीमारियों को बिल्कुल जड़ से खत्म करते हैं, लेकिन कुछ टीके सिर्फ खत्म नहीं करते हैं। कुछ टीके उस बीमारी के जो सीरियस लक्षण है, जान का खतरा या भर्ती होने की जगह, उस चीज को कम कर देते हैं और एक हल्का बीमारी रह जाती है। जैसे कि हम देखेंगे एक टीबी का टीका होता है, बीसीजी का, जो जन्म के साथ लगता है। ये 100% काम नहीं करता, लेकिन अगर ये टीका सही टाइम पे सब बच्चों को लग जाए तो इससे जो टीबी का सबसे ज़्यादा हम बच्चों में मानते हैं दिमागी टीबी, उससे ये बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोटेक्शन करता है। इसी तरीके से एक नया टीका आया है रोटा वायरस। अभी दिल्ली सरकार और भारतीय सरकार ने भी इंद्रधनुष मिशन में इसमें काफ़ी जगह लॉन्च किया है। इससे देखा जाएगा तो हमारे देश में आज भी 5 साल से नीचे सबसे बड़े कारण जो बच्चों की जान जाने के वो है निमोनिया और डायरिया। इस वक्त 2019 में हमें, और ये WHO का डाटा है 2016 का जी। तो इनके लिए रोकथाम के लिए रोटा वायरस एक टीका आता है जो कि 1 साल के नीचे के बच्चों में 40 से 50% बीमारियों में जो डायरिया रहता है उसका रोटा वायरस कारण होता है। तो उससे ये लगभग टीका 70 से 80% प्रोटेक्शन देता है। इसी तरीके से काफ़ी निमोनिया के टीके भारत सरकार के जो हमारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें है। कुछ टीके नहीं है क्योंकि वो थोड़े। ठीक है सर, आ रहा हूँ मैं आपके पास। प्रदीप जी, मैं आऊँगा डॉक्टर साहब, लेकिन एक दर्शक हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं, युवराज हमारे साथ हैं। युवराज जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका, पूछिए। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी नमस्कार। गुड़गांव से योगराज शर्मा जी, बोलिए। सर, मैं पूछना चाहता हूँ, 4 साल की बिटिया है और खाना थोड़ा सा कम खाती है, भूख उसको कम लगती है जी। और कोई सवाल आपका? और उसके बारे में डॉक्टर साहब बताएं कि क्या कारण है जो खाना कम खाती है और कमजोरी भी महसूस करती है। तो 4 साल की बिटिया है, डॉक्टर साहब बताएं। ठीक है, क्योंकि टीकाकरण का यहाँ पर आज जानकारी ले सकते हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब। देखिए, ऐसा है, 4 साल पे आपको पहले तो आपको बच्ची को आप किसी भी आप निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पे लेके जाइए, बच्चे का हाइट और वेट कराइए। जब हम ये देखेंगे कि बच्चे का हाइट और वेट उसकी एज के हिसाब से ठीक है नहीं है, बच्चे की एक्टिविटी कैसी है, उसके बाद ही हम ये निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि बच्चा खाना कम खा रहा है या नहीं खा रहा। आम तौर पे इस उम्र में बच्चे हमको लगता है खाना कम खाते हैं, लेकिन अगर बच्चा एक्टिव है, खेलकूद में सही है, उसका वजन अपने बच्चों के अपने एज के हिसाब से ठीक है, तो ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको बच्चे का थोरो चेकअप कराना पड़ेगा। बिल्कुल युवराज जी, हमें उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आप सभी से हमारी गुजारिश है कि आज का जो हमारा विषय है वो है टीकाकरण को लेकर, कि बच्चों को टीका आप कब लगवाएं, कैसे लगवाएं,
क्यों ये ज़रूरी है, अगर एक टीका भी अगर आप मिस करते हैं तो इसका कितना गंभीर परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है, आपके बच्चे को भुगतना पड़ सकता है, आपको कितना इसके लिए परेशान होना पड़ सकता है, इसको लेकर के आज हम चर्चा कर रहे हैं। आपका कोई भी सवाल इससे जुड़ा है कि बच्चों को टीकाकरण किस तरीके से करवाएं, कब कौन सा टीका लगवाएं, किस तरीके से इसका ख्याल रखें, किस तरीके से अपने बच्चों को बीमारी से बचाएं, तो इसको लेकर के आप हमसे सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं स्टूडियो में, उनसे हम आपका सवाल जो आपका होगा वो पूछेंगे और उसका जवाब आपको यहाँ पर मिलेगा। नंबर एक बार फिर से आपको हम बता देते हैं, 011-4321-4321 ये हमारा नंबर है। इस नंबर को जैसे आप डायल करेंगे कॉल हमारे पास लगेगी और हम डॉक्टर साहब से आपका जो सवाल होगा उसको पूछेंगे। 011-4321-4321 इस नंबर को डायल करना आप ना भूलें। सर आप अपनी बात को पूरी करिएगा क्योंकि मैंने आपको बीच में रोक दिया था, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे थे। देखिए ऐसा है, अभी आपने भी उसकी कवरिंग की थी पिछले साल भर। दिल्ली में बहुत सारे पेशेंट डिप्थीरिया से, आपने सुना होगा कि डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन की बहुत कमी हो गई और बहुत सारे बच्चों ने इस एक बीमारी की वजह से जान गंवाई। डिप्थीरिया एक बीमारी, गलघोटू जिसे हिंदी में बोलते हैं, एक जानलेवा बीमारी है। उसके लिए हमारी सरकार बहुत सालों से डीपीटी का एक टीका लगा रही है, जो कि 6 हफ्ते, 10 हफ्ते, 14 हफ्ते में बच्चे को मिलना ही चाहिए। उसके बाद 1.5 साल पे उसका एक बूस्टर होता है और 4.5 साल पे एक बूस्टर होता है। अब आप ये मतलब इसमें मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं, आप खुद ही देख सकते हैं कितने पिछले साल हमने डिप्थीरिया से कितने सारे बच्चे खोए, जबकि इसका एक संभव इलाज, प्रिवेंशन हमारे पास पहले से ही मौजूद थी। तो ये इसमें पेरेंट्स को बड़ा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि आप अपने बच्चों को जो टीके मिल रहे हैं वो ज़रूर दिलाएं। इन टीकों के मामूलन हल्के फुल्के साइड इफेक्ट होते हैं, वो हर चीज़ के होते हैं। आप कोई भी दवाई लेंगे तो कोई ना कोई साइड इफेक्ट उसका हो सकता है, पर ये सारे टीके बहुत सेफ हैं। जितने भी वैक्सीन जो सरकार अप्रूव करती है देश में, वो पूरी तरह से सेफ होते हैं, उनके सेफ्टी प्रोफाइल बहुत अच्छे होते हैं और ये करोड़ों की तादाद में दुनिया भर में दिए जा चुके हैं। बिल्कुल, तो इस बात से आप लेकिन डॉक्टर साहब मैं एक और बात आपसे जानना चाहूँगा, जिसको लेकर के लोगों में कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक कन्फ्यूजन रहती है, और मैं अपनी अगर पर्सनल बात करूँ तो मेरा भी एक 1.5 साल का बच्चा है, बेटा है मेरा 1.5 साल का, तो मैं भी इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन में रहता हूँ। मैं आपसे ये यहाँ पर जानना चाहूँगा सर, क्योंकि जब हम जो ये आपका जो टीकाकरण की जो लिस्ट होती है, उसको जब हम प्राइवेट हॉस्पिटल की एक लिस्ट देखते हैं, एक हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल की लिस्ट देखते हैं, तो दोनों में कहीं ना कहीं एक अंतर हम पाते हैं कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो टीकाकरण होता है, जो टीके लगाए जाते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा रहती है रादर देन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं। तो सर लोगों में एक कन्फ्यूज़न ये रहती है कि क्या जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो टीके लगवाए जा रहे हैं उनमें जो कम टीके लगवाए जा रहे हैं, यानी कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल में एक्स्ट्रा लगवाए जा रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? आप गवर्नमेंट के हिसाब से चल सकते हैं या प्राइवेट के हिसाब से चल सकते हैं? इसको थोड़ा सा अगर कन्फ्यूजन आप दूर कर पाएं, अगर मेरा सवाल आप ठीक से समझ पाएं। समझ गया। देखिए ऐसा होता है, सरकारी जो हमारा होता है उसको हम नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बोलते हैं। दूसरा जो प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको दिखेगा वो हमारा इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का शेड्यूल जो रहता है उसके हिसाब से होता है। स्वाभाविक सी बात है कि कुछ टीके प्राइवेट में ज़्यादा है और सरकारी में कम है। उसका कारण है कॉस्टिंग। कुछ टीके ये जो है, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं है, टीके हिंदुस्तान में कुछ नहीं बनते हैं, बाहर से आते हैं, इनकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। मिशन इंद्रधनुष में आप देखिए कई ऐसे टीके जो कि पहले सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट में अवेलेबल होते थे, अब वो सरकार में भी ला रही है। जिसमें से एक मैं आपको बताऊंगा, सबसे महंगा टीका एक निमोनिया का टीका होता है। वो सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत 8 स्टेटों में उसको लॉन्च कर दिया है। उसके बाद उनका प्लान है, देखिए इस फाइनेंसिस इस पे बहुत बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अगर आपका अपना एक इंडिविजुअल बच्चा है, आप उसको जो भी प्रोटेक्शन इस वक्त अवेलेबल है आप वो दे सकते हैं, तो क्यों ना दी जाए। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, आजकल स्वाइन फ्लू बहुत चल रहा है, आपको भी पता है, पिछले महीनों काफी केसेस रहे। हमारे पास भी बहुत सारे बच्चे स्वाइन फ्लू से आईसीयू में एडमिट हुए और इसका टीका काफी टाइम से अवेलेबल है। अगर आप उससे देखेंगे कि टीके की कॉस्ट और एडमिशन की कॉस्ट और वो सब स्ट्रेस, पेशेंट जब आता है इमरजेंसी में, आईसीयू में, वो स्ट्रेस अगर वो बच सकता है टीकाकरण से, तो क्यों ना उसका किया जाए। तो यही फर्क है। तो हमारा प्राइवेट में ये रहता है, जो भी फैसिलिटी, जो भी प्रिवेंटिव मेथड हमारे पास अवेलेबल है डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, आप इस बात को समझिए, टीकाकरण जो है एक प्रिवेंटिव थेरेपी है। इससे हम वो डिजीज को प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्टीमेटली आपके बच्चे को वो डिजीज से बचाया जा रहा है। तो ये आपका स्ट्रेस, फाइनेंसेस, बहुत कुछ आपके लिए मदद के लिए है। बिल्कुल। एक दर्शक हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब, मैं आपके पास फिर से आऊँगा, लेकिन पहले उनका सवाल सुन लेते हैं। क्या उनका सवाल है? सज्जन हमारे साथ हैं। सज्जन जी, कहाँ से आप बोल रहे हैं और क्या आपका सवाल है? मैं जींद से बोल रहा हूँ जी। हमारी बच्ची है जी 17 महीने की जी। तो उसको कौन सा टीका लगवाना चाहिए अब सर?
देखिए ऐसा है, उसको जो अभी तक के टीके अगर सारे लग चुके हैं तो इसके बाद 18 महीने पे उसको एक डीपीटी का बूस्टर लगना है। वो बहुत ही ज़रूरी टीका है। जैसा कि मैंने अभी बताया था, डिप्थीरिया एक जानलेवा बीमारी है, साथ में पर्ट्यूसिस और टेटनस से भी बचाती है। तो 18वें महीने पे डीपीटी का टीका आप किसी भी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र या किसी भी प्राइवेट में आप लगवा सकते हैं, और ये आपको लगवाना ही चाहिए। बिल्कुल। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। गुरुग्राम से एक और दर्शक हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं। जी बोलिए, क्या नाम है आपका और क्या सवाल है आपका? मेरा नाम अदिति है जी। और मेरा सवाल है कि मेरा 1 साल का बेबी है और उसको यूरिन में पस सेल्स बताए गए हैं। जी डॉक्टर साहब। देखिए ऐसा है, यूरिन में पस सेल जिससे आपने टेस्ट लिखा है, आपको उन्हीं डॉक्टर साहब से कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यूरिन में पस सेल होना मतलब यूरिन में इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी हो सकती है, और 1 साल में यूरिन में इन्फेक्शन होना थोड़ा सा गंभीर समस्या है। तो इसके लिए आप बेहतर है कि आप अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र से इसके लिए सलाह ज़रूर लें, बच्चे को भी दिखाएं और रिपोर्ट को भी वहाँ लेके जाएं। बिल्कुल। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आपकी कॉल का भी हम लगातार इंतजार कर रहे हैं। और ये कॉल इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है आपकी, क्योंकि आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ा ये मुद्दा आज हम लेकर बैठे हैं। और कोई भी आपका सवाल है इससे जुड़ा तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर से आपको हम बता देते हैं, 011-4321-4321 हमारा नंबर है। इस नंबर को आप डायल करेंगे, उसके बाद आप सीधी बातचीत हमसे कर पाएंगे, अपना सवाल आप पूछ पाएंगे और उसका जवाब हम डॉक्टर साहब जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं उनसे हम यहाँ पर लेंगे। डॉक्टर साहब, एक और मेरा सवाल यहाँ पर आपसे है, और सवाल मेरा आपसे ये है कि बहुत सारी ऐसी बीमारी, जिस तरीके से आपने बताया कि बीमारियाँ जो हैं वो बच्चों को अपनी चपेट में ले लेती हैं अगर आप एक भी टीका मिस करते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई भी टीका किसी भी तरीके से मिस हो जाता है तो फिर उसके लिए उपाय क्या है, फिर आप कैसे कर सकते हैं? क्या मान के चलिए जैसे कि 18 महीने पे कोई टीका अगर बच्चों का मुझे लगवाना था, वो मैं मिस कर गया, तो क्या मैं उसको 19वें महीने पर लगवा सकता हूँ या नहीं लगवा सकता? हाँ जी, लगवाया जा सकता है। हमारा जैसे मैंने आपको बताया, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, एक चीज़ होती है शेड्यूल पे चलती है, और कुछ चीज़ें होती है हमें जिसको बोलते हैं कैचअप शेड्यूल, कि आपके पुराने टाइम के कोई भी वैक्सीन जो नहीं लगा पाए हैं किसी भी कारण से, आप उसको हम कैचअप करवाएंगे। उसका शेड्यूल आपका डिफरेंट होता है। जैसे अगर मान लीजिए किसी डीपीटी, जैसे मैंने आपको बताया था, पहले साल के अंदर 3 डोज लगनी है, लेकिन आप 18 महीने पे आते हैं नहीं लगवा रहे हैं, तो उसकी डोजेज का शेड्यूल हम बदल के चलाते हैं। तो वो आपको निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पे ही आपको कार्ड के साथ जाना होगा और आपको बताना होगा ये टीके नहीं लगे, तो उसका हम नया शेड्यूल बना देते हैं कि ये टीके अब इस टाइम पे आपको दिलवाने हैं। बिल्कुल। तो वो आप कैचअप करवा सकते हैं। चलिए, बहुत सारे दर्शक जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, उनका भी हम सवाल जान लेते हैं। जी, क्या सवाल है आपका, क्या नाम है और कहां से आप बोल रहे हैं? जी, आपको आवाज आ रही है? आपको हमारी आवाज आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी हाँ, सतबीर जी हमारे साथ है झज्जर से। हाँ सतबीर जी, आप अपना नाम हमें बताए, नाम तो आप बता ही चुके हैं, खैर आपका सवाल क्या है वो बताइए। मेरा सवाल ये है जी, मेरा पोता है 4 साल का। जी हाँ जी जी, पूछिए, आपकी आवाज़ हमें आ रही है, आप सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि मेरा पोता 4 साल का हो गया, वो बोलता नहीं है, क्या कमी है? देखिए ऐसा है, इसके काफ़ी कारण हो सकते हैं। इसके लिए आपको बच्चे का थोड़ा एग्जामिनेशन कराना पड़ेगा कि बच्चा क्यों नहीं बोलता है। कई बार सुनता नहीं है इसलिए नहीं बोलता है, या कई और कारण होते हैं। तो बिना देखे हुए, बिना उसका चेकअप किए हुए ये बताना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आप एक निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जाएं। चेकअप भी कराया था पीजीआई में। हाँ जी, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? पीजीआई रोहतक तो बहुत बढ़िया सेंटर है। जी, क्या जवाब क्या मिला सर आपको वहाँ से? लगता है फ़ोन कट हो गया। चलिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा और ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डॉक्टर कॉलिंग, और डॉक्टर कॉलिंग में आज का जो हमारा मुद्दा है वो है टीकाकरण। बच्चों का टीकाकरण आप कब और कैसे लगवाएं, ये आज का हमारा मुद्दा है। और हमारे साथ एक दर्शक मौजूद हैं, अंजुमन अंसारी अहमदाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। जी, क्या सवाल है आपका? हेलो डॉक्टर साहब। हाँ जी जी, बोलिए, सवाल बोलिए, क्या सवाल है आपका, पूछिए सवाल। मेरा बेटा जो अभी 3.5 साल का है, जो
स्टार्टिंग के 3 टीके थे वो मैंने उनको लगवाए थे, उसके बाद अभी तक दूसरे टीके लगवाए नहीं है। जी ठीक है, आपने काफ़ी सारे टीके मिस किए हैं। जैसे स्टार्टिंग के 3 टीके के बाद 6 महीने पे एक होता है, फिर 9 महीने पे होता है, फिर 1.5 साल पे होता है। लेकिन आप दोबारा जाके इनका कैचअप, जैसे कि मैंने अभी बताया था प्रोग्राम में, कि आप इनको कैचअप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं और आपको करवाना ही चाहिए, क्योंकि बूस्टर डोज के बिना वो पुराने टीकों की इम्यूनिटी भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो उनको बूस्टर डोज के लिए आप निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या किसी भी टीकाकरण फैसिलिटी पे आप जाकर अपना पुराना कार्ड दिखाइए, वो आपका कैचअप वैक्सीनेशन पूरा हो जाएगा। चलिए बिल्कुल, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर से आपको हम बता देते हैं, 011-4321-4321 हमारा नंबर है। इस नंबर को डायल करिए, आप हमसे बातचीत करिए, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, डॉक्टर प्रदीप शर्मा, जो कि शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। कोई भी सवाल आपका है, खासतौर पर टीकाकरण से जुड़ा कोई भी अगर सवाल आपका है, किसी भी समस्या से आप ऐसे जूझ रहे हैं और आपको किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूज़न इसमें है, तो आप सवाल कर सकते हैं और उसका हम जवाब डॉक्टर साहब से यहाँ पर ज़रूर लेंगे। डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे कि मेरा जो बेटा है वो 1.5 साल का हो गया है, कल वो 1.5 साल का पूरा हो जाएगा, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि 1.5 साल पर बच्चे को कौन सा टीका लगता है? ये डीपीटी बूस्टर का टीका होता है। इसमें 3 टीके डीपीटी, दिल्ली सरकार डीपीटी के साथ साथ एच इन्फ्लुएंजा बी, हिप का भी टीका साथ में ही देती है। तो इस उम्र पे ये टीका लगेगा। अच्छा, इससे सर फायदा क्या होगा? इस टीके को लगवाया जाता है, मैंने फायदा अभी क्या जैसे होगा, बताया आपको, लास्ट ईयर ही दिल्ली में डिप्थीरिया से काफ़ी सारे बच्चों की जाने गई थी। तो ये डिप्थीरिया को प्रिवेंट करता है, पर्ट्यूसिस, काली खांसी, टेटनस, हम सबको मालूम है चोट लगने पे टेटनस होने का खतरा रहता है। साथ में एच इन्फ्लुएंजा एक बीमारी है जिससे निमोनिया होता है, ये उसको प्रिवेंट करने में मदद करता है। इसके पहली सीरीज के, प्राइमरी सीरीज के टीके आपके बच्चे को छठे हफ्ते, 10वें हफ्ते और 14 हफ्ते पे लगे होंगे, उनके लिए बूस्टर डोज का काम करता है। अच्छा, उन्हीं टीकों के, उन्हीं बीमारियों के लिए इम्यूनिटी बूस्ट करता है। अच्छा सर, एक और मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगा, एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। हाँ जी। कुछ टीके ऐसे होते हैं जो लिस्ट में तो बहुत सारे टीके होते हैं, कुछ टीके ऐसे होते हैं जिसके हमें कहते हैं कि इसकी ज़रूरत भी नहीं है, जैसे कि दिमागी बुखार का जो टीका है, दिमागी बुखार का ज़्यादातर आप यूपी के गोरखपुर साइड में ज़्यादा देखेंगे और वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जो है इससे, जो बच्चे हैं खासतौर पर, वो प्रभावित रहते हैं। और किस तरीके से वहाँ पर हमने देखा कि बहुत ज़्यादा बच्चों की इसके चलते मौत भी हुई है। तो क्या हम हरियाणा की बात करें तो यहाँ भी क्या इसकी ज़रूरत है, इस टीके को लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए? इसको लेकर भी एक कन्फ्यूज़न लोगों में देखने को मिलती है सर। देखिए, ये ना भारत सरकार के आप कुछ एक ये मैपिंग होती है कि कौन से डिजीज़ कहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। जो आप दिमागी बुखार, जैपनीज एनकेफ्लाइटिस टू बी वेरी स्पेसिफिक, ये बीमारी की आप बात कर रहे हैं, जी, ये हमारे गोरखपुर साइड में काफ़ी ज़्यादा होता है। और इसके अगेंस्ट जो जैपनीज एनकेफ्लाइटिस की वैक्सीनेशन है, ये गोरखपुर की तरफ में काफ़ी टाइम से चल रही है। दिल्ली और इसके एडजेसेंट एरिया में इनके केसेस बहुत कम पाए गए हैं। और आमतौर तौर पे ये देखा गया है कि जो लोग वहाँ गोरखपुर या उस एरिया से विजिट करते हैं, जहाँ पे वो कम से कम 2 हफ्ते से ज़्यादा उस एरिया में स्टे करते हैं, उन लोगों को ये बीमारी यहाँ पाई गई है। तो जो लोग नेटिवली यहाँ के रहने वाले हैं, अभी एज ऑफ नाउ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई डायरेक्टिव नहीं है कि उनको ये टीकाकरण करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो वहाँ उस एरिया में रहना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, या 2 हफ्ते से ज़्यादा का समय वहाँ बिताना चाहते हैं, उनको ये टीकाकरण करने की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सलाह है। यानी कि जो यहाँ पर रह रहे हैं उनको ज़रूरत नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको उसकी बहुत ज़्यादा नीड होगी, नहीं, उनको अगर वो नहीं भी लगवाएं तो चलेगा। अभी फिलहाल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यही डायरेक्टिव है, क्योंकि हमारे इस एरिया में ये बीमारी नहीं है, जैपनीज एनकेफ्लाइटिस। और इस तरह के मैंने आपको बताया कुछ केसेस जो हरियाणा बेल्ट से जो मिलते हैं, वो अक्सर तभी मिलते हैं जब ये लोगों का विजिट उस एरिया में होता है। बिल्कुल। चलिए, समय की कमी है, डॉक्टर साहब आप आए और इस गंभीर विषय पर आपने हमसे चर्चा की, और दर्शक जो हमारे हैं जनता टीवी के, उनके सवालों का आपने जवाब दिया, उसके लिए आपका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इसी के साथ डॉक्टर कॉलिंग में आज बस इतना ही, और जब फिर से हम हाजिर होंगे डॉक्टर कॉलिंग लेकर, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपकी सभी जो सवाल हैं, उन सवालों के जवाब डॉक्टर साहब से लिए जाएं, और सवालों के ज़रिए समाधान आपका उसका निकाला जाए। और उम्मीद करते हैं कि आप भी जो सवाल आज आए हैं, उनका आपको जवाब मिला होगा, और उन जवाब के ज़रिए आप उसका अगर अनुसरण करेंगे तो उसका फ़ायदा भी आपको आने वाले समय में ज़रूर दिखाई देगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।